हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोमन एम्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री का ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था और यहाँ पर प्रेजेंट थी बहुत सारी डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कल्चर, अबाउट लिटरेसी, अबाउट जेंडर, इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखेंगे और साथ में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन टू रोमन एम्पायर। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था एंड ये स्प्रेड था अक्रॉस यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो ये है वो 3 कॉन्टिनेंट्स जिसके बारे में हमारे चैप्टर के नाम में ही बताया गया है, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। बात करें इसकी बाउंड्रीज की, सो नॉर्थ में थे रिवर्स राइन एंड डेन्यूब, साउथ में थे वो सहारा डेजर्ट, ईस्ट में यूफ्रेट्स रिवर एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। अब ये तो देखी हमने बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये एम्पायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था एंड इतना बड़ा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स कल्चर प्रेजेंट है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एक्सचेंज, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट वाज प्रेजेंट। Therefore, it all made this a significant power in ancient world। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये एम्पायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बन गया था हमारे एंशिएंट वर्ल्ड में। तो इसीलिए हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करेंगे विद द सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री के क्या अलग अलग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें रोमन के बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज। दीज आर हिस्ट्रीज जो कि लिखी थी उस टाइम के कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ने, लाइक टैकेटस, लिवाई एंड सुटोनियस। इन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया ऑफ द रोमन एम्पायर। साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, लेटर्स हो गए एंड डिक्रीज हो गए। डिक्रीज का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर जो कि कोई रूलर या गवर्नमेंट देती है। तो ये सारे ही हमारे हैं लिटरेरी सोर्सेस जो कि हमें बताते हैं अबाउट रोमन एम्पायर्स हिस्ट्री। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें आते हैं मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। मॉन्यूमेंट्स में है स्ट्रक्चर्स लाइक कोलेजियम एंड एक्वेडक्ट्स। कोलेजियम ये एक बहुत ही बड़ा एम्फीथिएटर था एंड एक्वेडक्ट्स होते हैं इंजीनियर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच वाज क्रिएटेड इन रोमन एम्पायर। ठीक है, बात करें आर्टिफैक्ट्स की, तो आर्टिफैक्ट्स में कॉइन्स, पॉटरीज एंड इंस्क्रिप्शन, ये सारी ही चीजें आ जाती हैं। थर्ड सोर्सेज हैं हमारे विजुअल सोर्सेज, जिन्हें देखने से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं स्टैचूज, जो कि बनाए गए थे अलग अलग एम्परर्स के और अलग अलग डीटीज के, जिनको लोग प्रे करते थे, जिन पे लोगों का ट्रस्ट था। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर द मोसाइक्स एंड फ्रेकोस। तो ये क्या थे? ये थे लोगों की डेली लाइफ के आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन जो कि अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाए थे। मोकाइस में क्या होता है, एक आर्ट बनाई जाती है यूजिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस। ये पीसेस रॉक्स के हो सकते हैं, स्टोन्स के हो सकते हैं, इन सबको साथ में जोड़कर एक आर्ट बनाते हैं। वहीं फ्रेकोस में क्या होता है, ये एक वाटर कलर पेंटिंग होती है विच इज डन ऑन वेट प्लास्टर, ताकि जब हम वाटर कलर करते हैं तो ये कलर वॉल के अंदर भी पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग आर्टिस्टिक फॉर्म्स थी जिनके थ्रू जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लोगों की कॉमन लाइफ को डिपिक्ट किया। ठीक, तो यहाँ हमने पढ़ लिया अबाउट द सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज भी पढ़े, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी पढ़े और विजुअल सोर्सेज भी पढ़े। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक विच इज द अर्ली एम्पायर। तो देखो, रोमन एम्पायर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 phases, अर्ली एंड लेट, डिवाइडेड बाय 3rd century एज अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटरशेड। यानी कि रोमन एम्पायर को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है अर्ली एम्पायर और दूसरा फेज है लेट एम्पायर। इन दोनों ही फेजेस को डिवाइड करती है 3rd century, जो कि एक्ट करती है एज अ वाटरशेड, यानी कि डिवाइड बिटवीन 2 फेजेस। तो 3rd century से पहले का फेज हो गया अर्ली एम्पायर और 3rd century के बाद का फेज हो गया लेट एम्पायर। रोमन एम्पायर वाज अ मोजाइक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्योंकि ये एम्पायर बहुत ही बड़ा था तो यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग कल्चर प्रेजेंट थे, अलग अलग टेरिटरीज प्रेजेंट थी। सो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ ऑल दीज, और ये सारे ही जो अलग अलग कल्चर्स थे ये साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे। दीज वर बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इतने बड़े एम्पायर के लिए देयर वाज अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसकी वजह से ये सारे ही जो डाइवर्सिटी थी इट वाज बाउंड टुगेदर। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, इतना अलग अलग कल्चर था, तो काफी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। बट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर मोस्ट वाइडली यूज्ड। लेकिन लैटिन और ग्रीक इन 2 लैंग्वेजेस का यूज होता था मोस्टली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है, The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BCE was called Principate, यानी कि Augustus, who was the first emperor of Roman Empire, इन्होंने जो अपना शासन स्टेब्लिश किया, जो रिजाइम स्टेब्लिश की, उसमें बोला जाता था प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट वाज अ फेस जहां पर एम्परर मेंटेन द इल्यूजन ऑफ रिपब्लिकन गवर्नेंस, यानी कि पावर तो सारी एम्परर के पास थी, लेकिन उसने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके रखा दैट इट वाज अ रिपब्लिक गवर्नेंस। ठीक है, तो पावर किसके पास थी? एम्परर के पास, बट इट वाज लुकिंग लाइक इट वाज अ रिपब्लिक गवर्नेंस। तो इसी पूरे फेस को कहते हैं प्रिंसिपेट। ऑगस्टस वाज द सोल रूलर एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पूरा जो सोल रूलर था वो ऑगस्टस ही था और सारी जो अथॉरिटी थी वो भी इन्हीं के पास थी। He was called the leading citizen to pacify the Senate, the body which has controlled Rome when it was a republic. That means Augustus, who was the emperor, उनको emperor ना बोल के बोला जाता था leading citizen। ये किया क्यों था? So it was done to pacify the Senate, यानी कि सीनेट को रेस्पेक्ट शो करने के लिए, because सीनेट वही बॉडी थी जो कि रोम को कंट्रोल करती थी when it was a republican। ठीक, तो ये कम्प्लीटली शो नहीं किया जा रहा था कि सारी पावर एम्परर के पास आ गई थी, और सीनेट को रिस्पेक्ट शो करने के लिए एम्परर को एम्परर ना बोलकर लीडिंग सिटीजन बोल रहे थे। ठीक है, ऑल दिस वाज डन टू शो रिस्पेक्ट टू सीनेट।
अब ये सीनेट में थे कौन? तो ये लोग थे ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज या फिर एलाइट्स जो कि कंट्रोल करते थे इनिशियली रोमन एम्पायर को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टू एम्परर एंड द सीनेट द ओनली की इंस्टीट्यूशन वाज आर्मी, यानी कि एम्परर, उसके बाद सीनेट और इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी वो थी आर्मी। ये थी लॉन्गेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर। तो अभी तक हमने जो 3 मेन प्लेयर्स देखे, 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखे इन द रोमन एम्पायर, उसमें सबसे पहले वी हैव एम्परर, देन वी हैव सीनेट एंड थर्ड नंबर पे है आर्मी जो कि थी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, रोमन्स हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी, रोमन्स के पास एक पेड प्रोफेशनल आर्मी थी एंड यहाँ पर जो सोल्जर्स थे उनको मिनिमम 25 साल तक की सर्विस देनी ही पड़ती थी, दैट वाज कंपलसरी। नेक्स्ट, एट इट्स पीक इन द 2nd century, रोमन एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया एंड फ्रॉम सहारा टू यूफ्रेट्स। 2nd century में व्हेन इट वाज एक्सपेंडिंग, उस टाइम पर रोमन एम्पायर काफी बड़ा हो गया था, ये स्ट्रेच हो गया था फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया और सहारा डेजर्ट से स्ट्रेच हो गया टू द यूफ्रेट्स। ठीक है, तो ये जो हमें एम्पायर का स्ट्रेच देखने को मिला, ये देखने को मिला इन द 2nd century। अब आता है हमारा अगला टॉपिक विच इज द 3rd century क्राइसिस। तो देखो, 1st एंड 2nd century में क्या था? इट वाज पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, एम्पायर बढ़ रहा था, एम्पायर वाज ग्रोइंग। अब 3rd century जो कि हमने ऊपर पढ़ा, विच वाज द वाटरशेड, विच वाज द डिवाइड बिटवीन अर्ली एम्पायर एंड लेट एम्पायर, तो 3rd century का पीरियड था अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन, a period of crisis। अब ऐसा हुआ क्यों? तो देखो, from 2030s the empire found itself fighting on several fronts simultaneously। अब ये एम्पायर इतना बड़ा था, इसी टाइम पर नई नई और भी पावर्स जनरेट हो रही थी, तो हर कोई चाहता था कि वो और एक्सपेंड करे। तो ऐसे में ये जो रोमन एम्पायर था, ये एक ही साथ अलग अलग फ्रंट्स पर फाइट कर रहा था साइमल्टेनियसली, एंड देयरफॉर ये जो टाइम पीरियड है, इट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेन। ईरान जो कि एक नया और एक बहुत एग्रेसिव डायनेस्टी था, द ससानीज, दे वर रैपिडली एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो इनके साथ भी इनकी लड़ाई चल रही थी। इसके साथ ही अ होल सीरीज ऑफ जर्मनिक ट्राइब और ट्राइब कन्फेडरेसीज फोर्स द रोमन टू अबंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड डेन्यूब। यानी कि एक तरफ तो ईरान था, दूसरी तरफ अलग अलग ट्राइब्स भी थी जो धीरे धीरे पावर में आ रही थी, जैसे कि जर्मनिक ट्राइब्स, और इनको ट्राइब कन्फेडरेसीज भी कहते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ ट्राइब या फिर पीपल। और इन लोगों ने भी रोमन एम्पायर को फोर्स कर दिया था अपनी काफी सारी टेरिटरी जो कि डेन्यूब के आगे थी उसको अबंडन करने में, यानी कि दे कैप्चर्ड दैट एरिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट 3rd century क्राइसिस। अब हम डिस्कस करेंगे जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ रोम। तो शुरू करेंगे विद जेंडर। By the late republic, that is 1st century BC, the typical form of marriage was only where the wife did not transfer to her father's authority but retained full rights in the property of her natal family। यानी कि जर्मन में क्या देखने को मिला कि जो वाइफ थी, ऑल्दो उसकी शादी हो जाती थी, बट स्टिल जो राइट रहता था उसका उसके फादर की प्रॉपर्टी पर वो रहता ही था। वुमेन रिमेन प्राइमरी हायर्स ऑफ हर फादर। ठीक है, यानी फादर की जो प्राइमरी हायर होती थी वो होती थी लड़कियां, वुमेन। ठीक, साथ में मैरिज की बात करें तो मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती थी, मेल्स की होती थी इन देयर 20s और अर्ली 30s, वही जो फीमेल्स होती थी उनकी काफी जल्दी हो जाती थी इन टीन्स और इन अर्ली 20s। तो हमें बहुत सारा गैप देखने को मिलता था और इसी वजह से हमें काफी एज गैप देखने को मिलता था इन द मैरिजेस। साथ में द रोमन वुमेन्स एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेकर वुमेन के पास मैन के कंपैरिजन में ज्यादा राइट्स थे, एंड देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पर वुमेन के पास कंसिडरेबली मोर राइट थे, मोर पावर थी कंपेयर्ड टू मेन व्हेन टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। और इसी का एक एग्जांपल है कि ऑल्दो आफ्टर गेटिंग मैरिड शी वाज द प्राइमरी हायर इन हर फादर्स प्रॉपर्टी। उनकी जो फादर की प्रॉपर्टी है वो वुमेन को मिलती थी आफ्टर हर फादर्स डेथ। तो ये था रिगार्डिंग जेंडर। टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, तो रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। कैजुअल लिटरेसी का मतलब बेसिक लिटरेसी रिगार्डिंग पढ़ना आता है, लिखना आता है, जो बेसिक लेवल का था। ठीक है, तो ये जो कैजुअल लिटरेसी थी ये वेरी करती थी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग तरह से हमें देखने को मिली। ऑल्सो लिटरेसी वॉज मोर वाइड स्प्रेड अमंग सर्टेन कैटेगरीज लाइक सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड एस्टेट मैनेजर्स। ये जो कुछ कैटेगरीज थी जिसमें सोल्जर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे और एस्टेट मैनेजर्स थे, इस ग्रुप में हमें लिटरेसी ज्यादा देखने को मिली। यहाँ पर एजुकेशन वॉज मोर। नेक्स्ट, इन पॉम्पी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी। वॉल्स ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ पॉम्पे ऑफन कैरीड एडवर्टीजमेंट एंड ग्राफ्टिंग। अब ये एक जगह थी जो कि बड़ी हो गई थी इन अ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, लेकिन बाद में भी जब हम यहाँ की वॉल्स वगैरह देखते हैं तो हमें वहाँ पर काफी अलग अलग एडवर्टीजमेंट और ग्राफिटिंग देखने को मिलती है। ये सारा कुछ देखकर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के पास कैजुअल लिटरेसी थी, बेसिक लिटरेसी उनके पास थी जिसका यूज करके वो ये सारा कुछ किया करते थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में लिटरेसी थी, कैजुअल लिटरेसी काफी थी। बाकी जो हायर ग्रुप्स थे, जो मोर इकोनॉमिकली वेल टू डू थे, वहाँ पर लिटरेसी ज्यादा थी, लाइक द आर्मीज, द सोल्जर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी। सो इट रिफ्लेक्टेड इन मेनी वेज एंड मेनी लेवल्स। अलग अलग तरीकों से अलग अलग लेवल्स पर हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि देयर इज अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड लोकल डाइटीज। बहुत ही अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग डिटीज थे लोगों के। साथ में प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज दैट वर स्पोकन, हमने ऊपर ही पढ़ा कि वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, तो ये भी हमें दिखाता है अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी। द स्टाइल्स ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम, लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहना करते थे। फूड प्रेफरेंसेस भी वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर। इवन देयर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, ये भी कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे थे। तो ये सारे ये कुछ एविडेंसेस हैं ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी इन रोमन एम्पायर। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अब देखो, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतने वेरिंग कल्चर्स, ये सारा कुछ ही अच्छे से सस्टेन हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट था अर्बनाइजेशन।
और इसीलिए द रोमन एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विच वर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक हार्बर्स, ये वो जगह होते हैं जहाँ पर शिप्स को टाई किया जाता है। इसके अलावा माइंस थी, क्वेरीज का मतलब जमीन को डक करते हैं और उसमें से स्टोन्स वगैरह बाहर निकालते हैं। ब्रिक यार्ड्स थे जहाँ पर ब्रिक्स बनते थे, एंड देयर वर ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज। तो ये सारे ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे एंड दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स कॉल्ड एम्फोरे। ठीक है, तो जो लिक्विड्स थे जैसे कि वाइन हो गई, ऑलिव ऑयल हो गए, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कंटेनर्स का यूज करते थे जिनको बोलते थे एम्फोरे। ये रोमन जार या फिर जग होते थे, दोनों साइड पर इनके हैंडल्स होते थे और एक नैरो नेक होती थी। ठीक है, तो इसका यूज करके वाइन्स को या फिर ऑयल को ट्रांसफर करते थे। स्पेनिश ऑलिव ऑयल वाज अ वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज दैट रीच्ड इट्स पीक इन द ईयर 140 to 160। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंटरप्राइज था और ये बहुत वास्टली इट वाज बीइंग सेंट, मेनली कैरिड इन कंटेनर्स कॉल्ड ड्रेसल ज्वाइंटी। जब इस ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे तो इन्हें कंटेनर्स में लेकर जाते थे विच वर कॉल्ड ड्रेसल ज्वाइंटी एंड दीज आर नेम्ड आफ्टर द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये थे अलग अलग चीजें विच वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट दिस लिक्विड्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट इकोनॉमिक एक्सपेंशन की कैसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल थे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाइक वाइन्स एंड ऑयल्स, दीज वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, सो द प्लेसेस वर आल्सो वेरी नाइसली कनेक्टेड एंड देयरफॉर वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, इतना सारा डाइवर्सिटी वो सस्टेनिंग। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंट्रोलिंग वर्कर्स। सो स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें तो स्लेवरी हर जगह ही हमें देखने को मिलती है। द अपर क्लास वाज ऑफन ब्रूटल टुवर्ड्स स्लेव व्हाइल द ऑर्डिनरी पीपल शोड कंपैशन। जो हमारी रिच क्लास थी, जो हमारी अपर क्लास थी, वो स्लेव्स के साथ बहुत ही गलत वे में बिहेव करते थे, उनके साथ बहुत ही रूड रहते थे। वहीं जो नॉर्मल पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो स्लेव्स की तरफ कंपैशन शो किया करते थे। Unlike hired workers, slaves had to be fed and maintained throughout the year, which increased the cost of holding दिस काइंड ऑफ लेबर। अब देखो, जब भी किसी वर्कर को हायर करते हैं तो उसे ऑन डेली बेसिस किया जाता था, बट जब ये लोग स्लेव्स रखते थे तो इनको मेंटेन करना वॉज कॉस्टली, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इनको रखना होता था, इनको फेड करना होता था, तो इसीलिए स्लेव्स को रखने की जो कॉस्ट थी दैट वाज हाई। Next, the Roman agricultural writers paid a great deal of attention to the management of labor, and to make supervision of labor's easier, workers were sometimes grouped into gangs and small teams. अब ये जो लेबर्स थे, ये लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी काम किया करते थे। अब जो इनके मालिक थे वो चाहते थे कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, बिकॉज ऑब्वियसली इनको रख रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, इतना सारा खर्चा हो रहा है, तो अलग अलग चीजें की जाती थी इसके लिए, जैसे कि इनको साथ में इन ग्रुप ऑफ 10, ग्रुप ऑफ 12 काम करवाते थे ताकि अच्छे से सुपरवाइज कर सके, और कहीं कहीं तो इन्हें साथ में बांध दिया जाता था ताकि ये लोग बस काम ही करें, इधर उधर भी ना जा पाए। ठीक है, इसके अलावा पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स सर्विट्यूड में भेज दिया करते थे, सेल कर देते थे इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये हमने पढ़ा अबाउट स्लेवरी। Now let's talk about social hierarchies, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट थे इन द रोमन एम्पायर। सो देयर वर 5 मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 सीनेटर्स, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, दीज वर द वेरी रिच एंड वेल्दी पीपल, एलाइट क्लासेस। इसके बाद आते हैं लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्वेस्टेरियन क्लास, ये थे सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप। सीनेट के बाद आते थे थर्ड वर द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, जो रहते थे इन ग्रेट हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस में। फोर्थ थे अनकेप्ट लोअर क्लासेस एंड दे वर एडिक्टेड टू सर्कस एंड थिएटर्स। ठीक है, दीज वर अनकेप्ट यानी कि अनटाइडी अपीयरेंस वाले क्लासेस थे। एंड लास्ट वर द स्लेव्स। ठीक है, तो ये 5 सोशल डिवीजन थे इनिशियली, बाद में इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स थे वो आपस में मर्ज हो गए, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बाय द लेट एम्पायर अर्ली पार्ट ऑफ 4th century द फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैड मर्ज्ड इनटू अ यूनिफाइड एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी। तो जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स थे, एक सीनेट का और जो दूसरा था सेकंड मोस्ट रिच वाला, वो दोनों आपस में मर्ज हो गए थे एंड दे फॉर्म्ड एन एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी। इन लोगों की एनुअल इनकम थी अप टू 4000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, यानी कि अगर केजी में कन्वर्ट करें तो एनुअली इनको मिलता था 660 kg ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसके बाद रोमन एरिस्टोक्रेसी वाज इनॉर्मसली वेल्दी बट इन मेनी वेज लेस पावरफुल देन द पावरफुल मिलिट्री एलाइट। ये जो एरिस्टोक्रेसी थी ये बहुत वेल्दी थी, दे वर वेरी रिच, बट पावर के कंपैरिजन में ये लोग पावरफुल कम थे व्हेन कंपेयर्ड टू मिलिट्री एलाइट्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, द मिडिल क्लासेस कंसिस्टेड ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद इंपीरियल सर्विसेज, यानी ऐसी सर्विसेज जिसमें मिलिट्री और सिविल सर्विसेज आती हैं, इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी एंड आल्सो द मोस्ट प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। ठीक है, तो ये थे मिडिल क्लास वाले। अब ऊपर के जो 2 थे उन्होंने कंबाइन करके एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी फॉर्म की, उसके बाद ये मिडिल क्लासेस वाले आए। देन वर द लोअर क्लासेस, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता था ह्यूमिलियर्स, इसका मतलब होता है लोअर, एंड दे कंपोज्ड ऑफ रूरल लेबर्स जो कि एम्प्लॉयड थे इन लार्ज एस्टेट्स, दे वर्कड इन इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड साथ में माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये जो लोग थे ये साथ में आ गए इन द लोअर क्लासेस एंड थाउजेंड ऑफ स्लेव्स वर फाउंड ऑल ओवर वेस्टर्न एम्पायर। स्लेव्स भी एग्जिस्ट करते थे ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर। ठीक, तो ये हमने देख ली सोशल ग्रुप्स। पहले हमने 5 ग्रुप्स पढ़े और उसके बाद हमने अलग अलग ग्रुप्स और भी पढ़े जो कि आगे जाके डेवलप हुए, मर्ज होके बने, कंबाइन होके बने। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है अबाउट द एरिस्टोक्रेसी, अबाउट द मिलिट्री एलाइट्स जो कि थे द मिडिल क्लास पीपल, देन देयर वर ह्यूमिलोर्स जो कि थे लोअर क्लास पीपल, एंड साथ में स्लेव्स भी एग्जिस्ट करते थे। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज लेट एंटिक्विटी, दैट मींस फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द इवोल्यूशन। फाइनल कैसा था, क्या पीरियड था, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जब ये एम्पायर इतना बड़ा हो गया तो इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड कि एक और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है टू कंट्रोल इट प्रॉपर्ली, एंड देयरफॉर कॉन्स्टेंटिनोपल बना था सेकंड कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर। कॉन्स्टेंटाइन्स चीफ इनोवेशन
were in monetary spheres, where he introduced a new denomination, the solidus, a coin of 4.5 gram of pure gold that outlasted the Roman Empire. तो कॉन्स्टेंटाइन के चीफ ने एक नया कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसका वेट था 4.5 ग्राम. It was made out of gold and इसको बोलते थे solidus. This was largely used in Roman Empire and these coins outlasted the Roman Empire. Solidi was minted in very large scale and the circulation ran into millions. ये बहुत ही large scale में mint किए गए थे, बनाए गए थे और इनका circulation जो था वो millions में था. ठीक है, so यानी कि ये जो coins थे these were very widely used. Records show considerable investment in rural establishment, including industrial installation like oil presses, glass factories, screw presses and multiple water mills. जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये भी शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एस्टेब्लिशमेंट में. साथ में अलग अलग इंडस्ट्रीज भी इंस्टॉल की गई थी जैसे ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज, स्क्रू प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स. ठीक है, सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 11 कम्स टू एन एंड. इसमें हमने रोमन एम्पायर को एंटायरली कवर किया है. हमने यहाँ के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में देखा, फाइट्स के बारे में जाना, सोशल ग्रुप्स क्या क्या एग्जिस्ट करते थे उनके बारे में पढ़ा, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में पढ़ा. तो ये सारा कुछ ही हमने देखा और साथ में हमने देखा कि कैसे बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया था ऑन इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट. ठीक है, तो यही सारे वो रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच दिस रोमन एम्पायर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो.